बनने चले थे क्रिकेटर बन गए रिपोर्टर। देश के जाने माने टेलीविजन पत्रकार राजेश राज की कहानी उनकी जुबानी। रामनाथ कोविंद जी के मंच पर ये मैंने कहा था, जब मुझसे कहा गया बोलने के लिए, तो मैंने यही कहा था कि एक छोटी सी कहानी सिर्फ हमने सुनाई थी वहां पर कि एक जब जंगल में आग लगी तो जंगल के जितने बड़े जानवर थे वो वहां से जंगल से निकलकर भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया बगल के नदी में जाती थी और वो चोंच में पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करती थी। बार बार वो जंगल नदी में जाए, पानी चोंच में भरे, जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करे। जंगल के जो बड़े जानवर थे, शेर, भालू, हाथी, वो सब उस पर अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जब हम लोग जंगल की आग नहीं बुझा सकते तो तू क्या आग बुझाएगी। और चिड़िया पर लोग हंसने लगे। चिड़िया ने कहा कि जंगल की आग बुझे न बुझे इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मैं तो प्रयास कर रही हूं कि जंगल की आग बुझ जाए। जब बड़े लोग घर बैठे हुए हैं तो एक छोटी सी चिड़िया जो है वो साहस कर रही है जंगल के इतिहास को बदलने की। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वाले में हो। उसी तरह मैंने रामनाथ कोविंद जी से कहा कि जब कभी मंझौल अनुमंडल का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी बेगूसराय का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी जमंगला गढ़ और कांवर झील का इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले में हो। इसी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ माता जमंगला की भक्ति में हम लीन हैं और हम हर हाल में चाहते हैं कि माता का नाम विश्व स्तर पर हो, कांवर झील को विश्व स्तर पर तरक्की मिले, यहाँ के किसान खुशहाल हो, जमीन की जो खरीद बिक्री है उस पर से रोक हट जाए और हमारा इलाका एक बार फिर खुशहाल होकर आजादी की लड़ाई की तरह, जेपी आंदोलन की तरह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार फिर से बहाल कर सके। इसी कामना के साथ मैं बार बार चाहता हूं कि मैं दिल्ली में रहकर भी मेरा मन हमेशा मंझौल में रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज हमारे साथ बने हुए हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक राजेश राज, कांवर फाउंडेशन के अध्यक्ष और देश के जाने माने ख्याति प्राप्त पत्रकारों में से इनकी गिनती होती है। राजेश राज हमारे साथ आज बने हुए हैं और अभी मैं बताऊं इनके बारे में कि इन्होंने कभी क्रिकेटर बनने का सपना देखा था और इसकी वजह से वे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्रिकेटर बनने के बाद ये आज रिपोर्टर की दुनिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जानते हैं इस बिंदु पर कि इनका कैसा सफर रहा है कि जमंगला क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते खेलते ये दिल्ली न्यूज चैनल आज वहां पे ज्वाइन किए हुए और वहां से रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। न्यूज प्लेटफॉर्म जो हमारे बेगूसराय जिले का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है, उनके जो संपादक हैं दिवाकर और उनकी पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं कि आपने मुझे इंटरव्यू के लायक समझा और आपने इंटरव्यू करने की योजना बनाई। कैसा सफर रहा? आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट की दुनिया में थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे और आज न्यूज की दुनिया में नाम और ख्याति आपका देश दुनिया में चल रहा है। देखिए, हर जो बच्चा होता है जो अपने गांव में पलता बढ़ता है, अपनी मिट्टी से आगे निकलता है, उसका एक सपना होता है कि अपने गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने जिले के लिए हम कुछ कर पाए। और मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैं इसी जमंगला क्रिकेट ग्राउंड जो है, जो अब शताब्दी मैदान कहलाता है, मैं वहां पर क्रिकेट खेलता था और हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे और एक जुनून था क्रिकेट खेलने का। और क्रिकेट खेलते खेलते कब हम सब लोग समाज सेवा में आ गए, समाज सेवा करने लगे, ये पता नहीं चल पाया। और जहां तक पत्रकार बनने की बात है, तो पत्रकार बनने का जो सफर था वो बिल्कुल एक, जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिन पर एक फिल्म भी बनी, उसी तरह मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हो गया, पत्रकार हो गया, क्योंकि कोई पृष्ठभूमि नहीं थी घर में। बाबा से लेकर के और अब नीचे छोटे भाइयों तक के करियर की अगर बात करें
तो घर में 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, LIC में ऑफिसर हैं, कई लोग इंजीनियर हैं, भाई लोग डॉक्टर हैं और LIC में हैं। घर में दवा का व्यवसाय है और बहुत पुश्तैनी हम कह सकते हैं, बाबा के जमाने से नर्सिंग होम और क्लिनिक जो है वो चलता है। तो जब मैं पत्रकारिता की दुनिया में आया तो लोगों ने मुझसे ये बहुत सवाल पूछा, कहा कि आप तो बनने चले थे क्रिकेटर और बन गए रिपोर्टर। मेरा इंटरव्यू सबसे पहले मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केंद्र में सबसे पहला इंटरव्यू मेरा हुआ था, जब मैं वहां पढ़ाई करने के लिए गया था, पत्रकारिता की पढ़ाई करने। और उस दौरान जब लोगों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने यही लोगों को बताया कि हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी पत्रकारिता की। हाँ, लिखने पढ़ने में अभिरुचि थी, मैं चिट्ठियां लिखा करता था। जब मैं मुजफ्फरपुर में था तो बाबा के नाम से, पिताजी के नाम से मैं पत्र लिखा करता था और बहुत लंबा लंबा पत्र लिखता था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी और मेरे सफर की अगर बात करें तो मेरे सफर की शुरुआत सबसे पहले मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केंद्र से हुई, एक इंटरव्यूअर के तौर पर और एक एंकर के तौर पर। और उसके बाद मैं लेटर टू एडिटर अखबार में संपादक के नाम मैं पत्र लिखा करता था। एक पुस्तकार्ड पर संपादक के नाम मैं पत्र लिखता था और वो जो छप कर आता था तो क्लास में उसकी चर्चा होती थी और लोग समझते थे कि बहुत बड़ा विद्यार्थी है, बहुत तो विद्यार्थी है। वहां से हमने लिखने पढ़ने की जो है वो शिक्षा ली। और रही बात मेरे बुनियादी शिक्षा की, तो यहाँ पर एक भविष्य भारती स्कूल हुआ करता था। भविष्य भारती स्कूल में पढ़े, मिडिल स्कूल में पढ़े, जमंगला हाई स्कूल में पढ़े, रामचरित्र सिंह महाविद्यालय से हमने बायोलॉजी में विज्ञान में इंटरमीडिएट किया और पॉलिटिकल साइंस में GD कॉलेज बेगूसराय में मैंने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है MA मैंने पॉलिटिकल साइंस में मुजफ्फरपुर से किया। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी मैंने मुजफ्फरपुर के ही पत्रकारिता जो हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी डिपार्टमेंट था वहां से हमने किया। और उसके बाद पटना में भी मेरी पढ़ाई हुई और फिर पटना में एक पत्रिका के लिए जुड़े, मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तान अखबार के लिए कुछ दिन लिखे और फिर पटना में एक पत्रिका में मैं स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर जुड़ा। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, चूंकि हमारे जो बाबा थे वो उत्तर बिहार के एक मशहूर समाजवादी थे और डॉक्टर मेघन गोप, और मेरे पिताजी भी उनके नक्शे कदम पर डॉक्टर विजय कुमार चलते रहे। आज हम जो कुछ भी हैं बाबा मेघन गोप और पिताजी विजय कुमार की बदौलत ही हैं, उनकी प्रेरणा से और उनके तप तपस्या की वजह से आज लोग मुझे जानते हैं। और जहां तक अपने मुल्क मिट्टी वतन का सवाल है तो मंझौल नहीं होता तो मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाता, मुजफ्फरपुर पढ़ाई करने नहीं पहुंच पाता। और आज जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी लोग जानते हैं वो इसी मंझौल, बेगूसराय, बिहार, मुजफ्फरपुर की वजह से जानते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर में एक छात्र के तौर पर, एक छात्र नेता के तौर पर मैंने विश्वविद्यालय में काफी काम किया। हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर भगवान लाल साहनी, जो अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने उनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया था। वो हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, लेकिन जर्नलिज्म के डायरेक्टर के पद से उनको हटा दिया गया था। उनको बनवाने के लिए हम लोगों ने, तमाम छात्रों ने आंदोलन किया, उनको पुनः विश्वविद्यालय में डायरेक्टर बनवाया। और उस दौरान जो विश्वविद्यालय में आंदोलन का जो स्वरूप खड़ा हुआ, उसमें राजेश राज को एक मुकम्मल पहचान मिली। एक छात्र नेता के तौर पर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हमने अपने समाज सेवा की शुरुआत भी की। और उससे पहले GD कॉलेज बेगूसराय में भी मैं ABVP का छात्र नेता जो है वो मैं यहाँ पर रहा। और उसके बाद पत्रकारिता में जो है मैं धीरे धीरे मेरा कदम जो है आगे बढ़ता चला गया। और फिर मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से दिल्ली जाकर हमने दिल्ली दूरदर्शन ज्वाइन किया 1 जून 2006 को। और तब से लेकर अब तक लगभग 20 साल से मैं लगातार देश दुनिया की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। वहां पर संसद को कवर कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट को कवर करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तमाम रैलियों को कवर करना और देश में जो बड़ी घटनाएं होती हैं उसको देखना। और बिहार को मैं लगातार कवर करता रहा। बिहार के लिए 5-6
चुनाव जो है उसको मैंने क्लोजली मॉनिटर किया, कवर किया, जिससे एक बिहार के विशेषज्ञ पत्रकार के तौर पर भी मुझे ख्याति मिली। और जैसा कि आपका परिचय मैंने कराया कांवर फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में, तो कांवर फाउंडेशन का जो आपने शुरुआत की और आज यह सरकारी महोत्सव बन चुका है, इस बार भी मनाया गया कांवर महोत्सव के रूप में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 2016 में मंझौल अनुमंडल का रजत जयंती वर्ष था। 1 अप्रैल 1991 को मंझौल अनुमंडल की स्थापना हुई और 25 साल पूरा हुआ 2016 में। तो मैं 2002 से ही गांव से बाहर था। 2-3 साल मुजफ्फरपुर में पढ़ाई, फिर पटना में रहना, उसके बाद दिल्ली पहुंच जाना। तो तकरीबन 13-14 साल गांव से बाहर रहने के बाद मेरा आना जाना गांव से लगा रहा। और इस दौरान जो हमारे गांव के, हमारे जिले के जो 2-3 बड़े राजनेता हुए, उनका मेरे ऊपर बहुत छाप रहा, जिसमें भोला बाबू, रामजीवन बाबू, श्रीनारायण बाबू, इन तमाम लोगों के संपर्क में मैं रहा और इन लोगों से हिंदी बोलने की कला, उनके भाषणों को सुनकर उसको आत्मसात करना, उसको खुद से बोलना। और राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से मैं आता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर के प्रति अगाध प्रेम, अगाध उनके प्रति जो है एक प्रेम का भाव रहा। तो कुछ अपनी माटी का भी असर रहा, जिसकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं दिल्ली में हूँ और हमारा जो गांव है, किसी कारण से कभी 50 गांव के अध्ययन का एक बड़ा केंद्र होता था। हमारे गांव में 50 गांव के लोग यहाँ पर मार्केटिंग और शॉपिंग करने के लिए आया करते थे। एक समृद्ध बाजार था मंझौल में, जहां पर कि बड़े बड़े व्यवसायी यहाँ रहते थे। लेकिन बीच के काल में किसी की नजर लग गई और हमारे गांव से लोग विमुख हो गए। लोग शॉपिंग के लिए हसनपुर जाने लगे, रोसड़ा जाने लगे, बखरी जाने लगे, बेगूसराय जाने लगे, लेकिन मंझौल बाजार को लोग छोड़ते चले गए। तो मेरे मन में एक पीड़ा आई, मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना अपने गांव के लिए, जिसमें मिट्टी में पैदा हुआ, उस गांव के लिए कुछ किया जाए। और जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमेशा हमारे किसी भी चुनाव के दौरान कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिस चुनाव में हमारे गांव में 2-4 हेलीकॉप्टर नीचे नहीं गिरता था प्रचार के लिए। बड़े बड़े जो स्टॉलबर्ट लीडर थे वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो रामजीवन बाबू के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी को हमने इसी जयमंगला हाई स्कूल के ग्राउंड में दर्जनों बार सुना। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को सुना, देवीलाल को सुना, एबी वर्धन, अमरजीत कौर, सीपीआई के बड़े नेता थे, सीताराम येचुरी, इस तरह के जो बड़े नेता थे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ऐसे बड़े जितने भी लीडर थे बिहार के, ये तमाम लोग हमारे ग्राउंड में प्रचार के लिए आते थे। और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिस पार्टी के नेता का कार्यालय मंझौल में नहीं खुलता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि यहाँ लोगों के पॉलिटिकल ऑफिस जो थे वो खुलने बंद हो गए, हेलीकॉप्टर गिरना बंद हो गया। तो मेरे मन में ये बहुत कचोट, बहुत पीड़ा थी कि अपने गांव कौन सी ऐसी बात हुई कि लोग यहाँ शॉपिंग करना बंद कर दिया, लोग कौन सी ऐसी बात हुई कि हमारा अस्पताल खत्म हो गया, रेफरल गिरने की कगार पर, अनुमंडलीय अस्पताल की हालत खराब, 2-2 पेट्रोल पंप, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, सब मरनासन। तो मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना मंझौल अनुमंडल का सिल्वर जुबली हम मनाएं और उस बहाने पूरे इलाके के जो अपने भाई बंधु हैं, जो दिल्ली में, पंजाब में, बंबई में या देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, उनको आमंत्रित कर यहाँ बुलाएं। गांव के लोगों को, जो गांव के बेटे हैं, IAS IPS हैं, उनका सम्मान करें, ताकि हमारी पीढ़ी के मन में ये भाव जाए कि हमारे गांव के जो IAS IPS हैं वैसा हम भी बन सकते हैं। तो हमने ये योजना बनाई कि 2016 में कि मंझौल अनुमंडल का सिल्वर जुबली मनाया जाए। लेकिन 16 में ऐसा नहीं हो पाया। संसद में एक बार तत्कालीन जो हमारे गांव के लीडर हैं और बाबा हैं रामजीवन बाबू, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा, बाबा आपने अनुमंडल बनवाया, मेरी इच्छा है कि वहां पर मंझौल महोत्सव हम करें और सिल्वर जुबली मनाएंगे। बाबा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, तुम्हारी अच्छी सोच है, करना चाहिए। मैंने कहा हेलीकॉप्टर गिरना तो बंद हो गया बाबा,
कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिस चुनाव में 4-5 बड़े लीडर उतरते नहीं थे। और मुझे याद है कि 2004 में आखिरी बार रामविलास पासवान सूरजभान के लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आए थे। उसके बाद 2017 तक 13 वर्षों में कोई हेलीकॉप्टर मंझौल में नहीं गिरा था जो प्रचार के लिए यहाँ आता। मतलब मंझौल जो था पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से गायब हो गया था। जो बात मुझे बहुत खलती थी, कचोटती थी कि जो हमारा गांव लीडर था स्वाधीनता आंदोलन में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार केसरी थे, वो नमक बनाने आते थे। यही राम बाबू जो बब्बन बाबू है उनके घर पर रुकते थे। आजादी की लड़ाई में हमारे गांव के दर्जनों स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी। जेपी आंदोलन में शहीद नित्यानंद यहाँ शहीद हुए। हमारा गांव आजादी की लड़ाई में और जेपी आंदोलन में एक बड़ा गवाह रहा। यहाँ के नौजवानों ने लड़ाई लड़ी और रूपनारायण चौधरी जो हिंदी के शिक्षक थे वो जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर नारे लगाते थे। वो कहते थे कि जो मुर्दों में आग सुलगा न सकी वो कविता और कहानी क्या, और जो पानी में आग लगा न सकी वो चढ़ती हुई जवानी क्या। और वो नित्यानंद की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते थे, जिसकी वजह से मुझे समाज सेवा की प्रेरणा मिली, छात्र नेता बनने की प्रेरणा मिली। और उसके बाद हम जब मंझौल अनुमंडल का सिल्वर जुबली बनाने चले तो फिर यहाँ पर डॉक्टर विद्यानंद सिंह एसडीओ थे और मैं और निरंजन निरंकारी जी, दिवाकर भारती जी, माननीय मेयर, पूर्व मेयर उपेंद्र बाबू, इन तमाम लोगों ने मिल करके हम लोगों ने एक योजना बनाई कि इसको कैसे कार्य रूप देना है। माता का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जब मंझौल महोत्सव करने चले थे वो मंझौल महोत्सव जयमंगला महोत्सव बन गया और उसे इतनी ख्याति मिली कि उस महोत्सव में शामिल होने के लिए हमने तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद साहब को बुलाया और बिहार कोकिला डॉक्टर शारदा सिन्हा उस महोत्सव में शामिल होने के लिए आई। दिन में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ और एक बड़ा फलक उस कार्यक्रम को मिला। और शाम का जो कार्यक्रम था, दिन के कार्यक्रम में हमने उद्घाटन के बाद जिले के 5 IAS IPS को सम्मानित करवाया माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों। शाम में कल्चरल इवेंट जो हुआ उसको तृप्ति साक्या और शारदा सिन्हा ने अपनी सुरमई आवाज से मंझौल के शताब्दी मैदान को गुंजायमान किया और कार्यक्रम देर रात तक चली। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इस कार्यक्रम को इतनी ख्याति मिली, इतनी लोकप्रियता मिली कि जयमंगला महोत्सव का नाम मंझौल से दिल्ली पहुंच गया और विभिन्न अखबारों में ये खबर छपी। और उसके बाद जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हम चाहते थे, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि महोत्सव से लोगों का पेट नहीं भरेगा, महोत्सव जो है वो नौजवानों को नौकरी नहीं देगा। लेकिन मुझे याद है कि तत्कालीन सांसद भोला बाबू यहाँ आए। भोला बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि किसी भी इलाके के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गवाह जो है महोत्सव बनता है। कोई भी इलाके में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो वह इलाका कहीं ना कहीं अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको एक बार पुनः प्राप्त करता है। तो 2004 में जो हेलीकॉप्टर गिरा था शताब्दी मैदान में, उसके बाद 2017 में रामनाथ कोविंद जी का हेलीकॉप्टर गिरा। 35-40 हजार लोगों की भीड़ जुटी चिलचिलाती धूप में। रामनाथ कोविंद जी ने आकर के यहाँ पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ललायित था, लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ नहीं आता इस कार्यक्रम में शामिल होने तो मैं अपने को माफ नहीं कर पाता। तो मुझे बार बार यहाँ आना अच्छा लगेगा। और उन्होंने जो यहाँ की कांवर की जो समस्या थी, जो यहाँ की जयमंगला माता की समस्या थी, उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर के बातचीत की और तुरंत बातचीत करने के बाद एक कमेटी गठित हुई। कमेटी आई, उसने रकबा को कम करने का प्रस्ताव भेजा और वन विभाग का जो बार बार हस्तक्षेप होता था, जिसकी वजह से जयमंगला गढ़ में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता था, उसको भी छोटा करने की योजना जो है उस कमेटी ने अनुशंसा की और वो अब फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कलेक्टर बेगूसराय ने जयमंगला गढ़ को वन विभाग से अलग करने की का प्रस्ताव दिया है, स्वीकृति हो गई है, जिससे अब छोटे मोटे कानून में बदलाव कर जयमंगला गढ़ को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। कांवर की समस्या का निदान निकाला जा सकता है।
अच्छी, ये तो बहुत ही खूबसूरत बातें बताई। और यहाँ पर जैसा कि आपने चर्चा किया जयमंगला माता की धरती के बारे में, तो जहाँ तक मुझे याद है जिस समय रामनाथ कोविंद आए थे, उस समय बिहार के वो वर्तमान राज्यपाल हुआ करते थे। और जैसे ही यहाँ से माता जयमंगला का उन्होंने आशीर्वाद लिया और महीना भी नहीं लगा और वो देश के राष्ट्रपति बन गए कि और यहाँ की जो माता जयमंगला का जो अभी स्थिति है, जो मंदिर की स्थिति है, आप सोच सकते हैं 52 शक्तिपीठ है। इसके लिए क्या आपको क्या लगता है, कुछ करना चाहिए, क्या कर सकते बहुत हैं? ही आपने दिलचस्प बात कही। 18 मई 2017 को रामनाथ कोविंद मंझौल कृषि शताब्दी मैदान में आए थे जयमंगला महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए, और अगले ही महीने वो राष्ट्रपति के लिए नामित किए गए और 25 जून 2017 को वो देश के राष्ट्रपति बन गए। वाकई देश के तमाम लीडिंग अखबार ने ये खबर छापी कि माता जयमंगला हुई कोविंद पर मेहरबान, माता जयमंगला का मिला कोविंद को आशीर्वाद। और जब भोला बाबू जो तत्कालीन सांसद थे हमारे, वो राष्ट्रपति भवन में जब रामनाथ कोविंद जी को बधाई देने के लिए गए, तो रामनाथ कोविंद जी ने उनसे इन बातों का जिक्र किया। और भोला बाबू चूंकि बहुत ही वो हिंदी के विद्वान थे, इतिहास के विद्वान थे, बहुत ही शानदार वक्ता थे, उन्होंने अपने शैली में, अपने शब्दों में रामनाथ कोविंद जी को दोबारा यहाँ आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने स्वीकार भी किया। कोरोना हो जाने की वजह से और भोला बाबू के निधन के बाद ऐसा हो नहीं पाया, रामनाथ कोविंद दोबारा आ नहीं पाए, लेकिन उनको यहाँ आने की बड़ी लालसा थी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। और भोला बाबू ने अखबारों में ये बयान भी दिया था कि 1958 में जाकिर हुसैन राज्यपाल के तौर पर मंझौल आए थे, मंझौल वेटनरी कॉलेज का शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बन गए। तो भोला बाबू ने इसको ऐसे कोरिलेट किया था कि मंझौल आने वाले राज्यपाल बन जाते हैं राष्ट्रपति, और इसको देश के कई लीडिंग अखबार ने इसको छापा भी। हालांकि 1990 के दशक में मुझे याद है कि AR किदवई जो राज्य के राज्यपाल थे, उनको रामजीवन बाबू ने यहाँ लाया था मिडिल स्कूल के शताब्दी समारोह के लिए। लेकिन जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद के बारे में भोला बाबू ने ये मीडिया को बताया कि राज्यपाल जो मंझौल आते हैं उनको कुछ न कुछ मिल जाता है। और ऐसा इतना ही नहीं, माता जयमंगला के दरबार में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पहली बार आई। वो हमारे कार्यक्रम में आई, पहली बार गई पूजा करने, माता को उन्होंने चुनरी चढ़ाई, गीत बनाए, वीडियो जो है वो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, और उन्होंने गाना भी गाया कि जयमंगला घर में दियरा बारैनी है, ठीक है। और वो काफी यूट्यूब पर लोकप्रिय भी हुआ। और यहाँ से जाने के बाद वो पद्मश्री थी, पद्म भूषण हो गई, और मरने जब वो मृत्यु उपरांत वो पद्म विभूषण भी हो गई। मैथिली ठाकुर आई थी, मैथिली ठाकुर ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की। मैथिली ठाकुर उस समय बहुत साधारण कलाकार थी, बहुत बड़ा नाम हो गया। मालिनी अवस्थी आई 2018 में। हमने आपको ये बताया नहीं कि जब 2017 में निजी तौर पर हम लोगों ने जयमंगला कांवर फाउंडेशन ने महोत्सव का आयोजन किया, 2018 में राजकीय महोत्सव का स्वरूप मिला और जयमंगला महोत्सव की शुरुआत हुई। उस समय तत्कालीन जो कला और संस्कृति मंत्री थे शिवचंद्र राम, वो हमारे मित्र थे। उन्होंने दिनकर महोत्सव और जयमंगला महोत्सव दोनों को कला संस्कृति विभाग के कैलेंडर में उसको शामिल किया। आज दोनों महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जयमंगला महोत्सव बीच में बंद हो गया था कोरोना की वजह से। इस साल जिलाधिकारी बेगूसराय ने बेगूसराय गांधी स्टेडियम और मंझौल दोनों जगह जयमंगला महोत्सव का आयोजन करवाया। मैं जिलाधिकारी के प्रति भी संतोष व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि बंद पड़े महोत्सव को उन्होंने एक बार फिर से शुरू करवाया। और उस समय डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे 2017 में। जब 2015 में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, तो मैंने आवेदन तेजस्वी जी के नाम से ही दिया था कि माता जयमंगला के नाम पर यह महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए, और तुरंत उसको स्वीकृति प्रदान की गई और आज 15 लाख रुपया उसके लिए आवंटित हुआ। और फिर दोबारा जब 2018 में हम महोत्सव करने चले, तो राज्य के तत्कालीन डिप्टी CM सुशील मोदी और विधानसभा अध्यक्ष उस वक्त माननीय विजय चौधरी जी थे। वो समापन समारोह में, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री SS आहलूवालिया और रामकृपाल यादव ये दोनों उद्घाटन में आए, और 2 दिन का बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें जिले भर के कलाकारों को हमने मौका दिया कि जिले के कलाकारों का जब सम्मान होगा तो स्वतः राष्ट्रीय स्तर पर जयमंगला महोत्सव को ख्याति मिलेगी।
तो इस तरह से एक मंझौल महोत्सव जो है वो जयमंगला महोत्सव बना, जयमंगला कांवर महोत्सव, और फिर वो एक राजकीय जयमंगला महोत्सव के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। इसमें संपूर्ण गांव के लोगों, संपूर्ण जिले के लोगों और पूरे राज्य भर के लोगों का सहयोग रहा। जितने हमारे बुजुर्ग और जितने भी हमारे दोस्त थे, इन सब लोगों ने एड़ी चोटी एक कर इस महोत्सव को सफल बनाने में भूमिका निभाई। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मंझौल की सांस्कृतिक जो चेतना थी वो जागृत हुई, और कांवर के जमीन को लेकर जो खरीद बिक्री पर रोक लगी है उसको ठीक ठाक करने के लिए लोग आंदोलन चला रहे हैं, लोग जागृत हैं। आज जयमंगला माता के मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इस तरह से एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम मंझौल महोत्सव, जयमंगला महोत्सव के बहाने शुरू हुआ, और वह मैं एक बड़ी अपनी उपलब्धि मानता हूं। और मुझे याद है कि मैंने रामनाथ कोविंद जी के मंच पर ये मैंने कहा था, जब मुझसे कहा गया बोलने के लिए, तो मैंने यही कहा था कि एक छोटी सी कहानी सिर्फ हमने सुनाई थी वहां पर, कि एक जब जंगल में आग लगी तो जंगल के जितने बड़े जानवर थे वो वहां से जंगल से निकलकर भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया बगल के नदी में जाती थी और वो चोंच में पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करती थी। बार बार वो जंगल नदी में जाए, पानी चोंच में भरे, जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करे। जंगल के जो बड़े जानवर थे, शेर, भालू, हाथी, वो सब उस पर अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जब हम लोग जंगल की आग नहीं बुझा सकते तो तू क्या आग बुझाएगी। और चिड़िया पर लोग हंसने लगे। चिड़िया ने कहा कि जंगल की आग बुझे न बुझे इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मैं तो प्रयास कर रही हूं कि जंगल की आग बुझ जाए। जब बड़े लोग घर बैठे हुए हैं तो एक छोटी सी चिड़िया जो है वो साहस कर रही है जंगल के इतिहास को बदलने की। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब कभी इस जंगल का इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वाले में हो। उसी तरह मैंने रामनाथ कोविंद जी से कहा कि जब कभी मंझौल अनुमंडल का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी बेगूसराय का इतिहास लिखा जाएगा, जब कभी जयमंगला गढ़ और कांवर झील का इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले में हो। इसी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ माता जयमंगला की भक्ति में हम लीन हैं, और हम हर हाल में चाहते हैं कि माता का नाम विश्व स्तर पर हो, कांवर झील को विश्व स्तर पर तरक्की मिले, यहाँ के किसान खुशहाल हो, जमीन की जो खरीद बिक्री है उस पर से रोक हट जाए, और हमारा इलाका एक बार फिर खुशहाल होकर आजादी की लड़ाई की तरह, जेपी आंदोलन की तरह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार फिर से बहाल कर सके। इसी कामना के साथ मैं बार बार चाहता हूं कि मैं दिल्ली में रहकर भी मेरा मन हमेशा मंझौल में रहे। अपने मुल्क, मिट्टी, वतन के लिए जो जज्बा है, जो प्यार है, उस प्यार को हम बनाए रखें, और गांव के लिए, जिले के लिए अगर मेरे खून का एक कतरा भी अगर काम आएगा तो मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में मैं चाहूंगा कि आप हमारे न्यूज चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका न्यूज प्लेटफॉर्म मुझे पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं इस बार जब गांव आया तो मुझे पता चला कि न्यूज प्लेटफॉर्म नाम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जो दिवाकर उसके प्रधान संपादक हैं, और वो इसको बखूबी संचालित करवा रहे हैं। मैंने देखा कि वॉइस ओवर का कंटेंट हो या फिर जो उसका कंटेंट है उससे आप समझौता नहीं कर रहे हैं, और चूंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो कई तरह की गलतियां होती हैं, लेकिन आप सीखने की प्रवृत्ति जो है, सीखने की ललक न्यूज प्लेटफॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेगूसराय नहीं बल्कि बिहार का एक नंबर 1 चैनल होगा। मेरी पूरी शुभकामना है आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे देश दुनिया के जाने माने राजेश राज को। मैं संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता फिलहाल विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक अच्छे और बड़े नामी शख्सियत के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।